हेलो बच्चों, मैं हूं पिंटू कुमार। आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं और पूरा का पूरा एग्ज़ाम फॉर्मेट में बनाया गया है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको लगेगा कि पूरा का पूरा मॉडल शीट का ही है और ये हाँ साइंस और जैक बोर्ड के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कार्यक्रम। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या है। तो देखो, मैग्नीशियम आयन तो तुम लोग सुना होगा, Mg2+ Mg2+ होता है, और ऑक्साइड आयन जो कि O2- होता है। संयोजकता तो तुम लोग जानता होगा लिखने के लिए, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। जिसके ऊपर चार्ज होता है जितना, उसी को हम लोग संयोजकता मान लेते हैं उस आयन के लिए। तो यहाँ पे दो होगी इसकी संयोजकता, इसकी भी संयोजकता मात्र दो ही होगी, है ना। तो क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग ये जानते हैं कि इसका दो इसके ऊपर जाएगा और इसका दो इसके ऊपर जाएगा। तो कायदे से जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनना चाहिए Mg2O2, ऐसा बनना चाहिए। पर चूंकि दो और दो Mg में भी और O2 में भी आ रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में सलाह करके MgO बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा MgO। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। और हम एक अभिक्रिया और बता देते हैं जिससे कि याद आ जाएगा। मैग्नीशियम का एक रिबन होता था जिसको अगर तुम जलाएगी या जलाओगे तो होगा क्या कि बहुत तेज ज्वाला के साथ जलता है और आ, यहाँ पे एक राख सा जमा हो जाता है वाइट कलर का। यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं ये फेरिस फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ये दोनों अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना देता है। ठीक है, तो बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, आयरन एक कम अभिक्रियाशील धातु। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु वाले लवण से उसको अलग कर देता है। देखो, अलग कर लिया और यहाँ पे क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद से दोस्ती कर लिया, तो अपना ध्वंस जमा रहा है ना, यानी कि विस्थापित कर दिया इसको। तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अ, विस्थापित कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर दिया। और एक चीज और, इसका स्पेशल नाम हम लोग जानेंगे, थर्माइट अभिक्रिया। क्या नाम है? थर्माइट अभिक्रिया। ये थर्माइट अभिक्रिया कहाँ हम लोग देखते हैं? तो तुम लोग आयरन मतलब ये लोहे की पटरी को जब जोड़ा जाता है ना, टूट जाता है तो जोड़ा जाता है ना, तो वहां पे इस अभिक्रिया का उपयोग करके हम लोग पटरियों को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे का प्रश्न है, क्या हो जा रहा है, आगे का प्रश्न है हमारा, यहाँ पे इंग्लिश में प्रिंट हुआ है लेकिन हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। बोला गया है टैमरिन। टैमरिन का मतलब होता है इमली। क्या होता है? इमली। बोला गया है इमली में किस तरह का अम्ल, एसिड मतलब कि अम्ल, अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं। टैमरिन में यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ऑप्शन बनाने में, यहाँ पे होगा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, यहाँ पे ये कोई भी आंसर इसका नहीं होगा, टार्टरिक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। तो अपना अपना देख लेना, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो प्रिंट करते वक्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर हो जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ये समझ लेना चाहिए सबसे पहले, है ना। घरों में पुट्टी वगैरह करा जाता है, तो हम लोग देखते हैं हॉल वगैरह में बहुत, सीलिंग में बहुत अच्छा सा क्या होता है, डिज़ाइंस वगैरह। फिर पार्क जाते हैं हम लोग, तो पार्क में बहुत खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो ये किन से बनाई जाती होगी? और फिर प्लास्टर, प्लास्टर नाम से ही आया, प्लास्टर करने वाला, है ना। तो हम बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूंकि ये पदार्थ पेरिस में पाया जाता था इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। एक फॉर्मूला है CaSO4
अगर पानी का आधा अणु, आधा कहने का मतलब आधा लिटरली नहीं होता है, होता क्या है, CaSO4 एक तरफ रहता है, H2O बीच में फंसा हुआ रहता है, और इन दोनों के मतलब बीच में फंसा हुआ है, और एक ठो और इसके पास है। अगर हम एक का बात करें तो आधा पानी का मॉलिक्यूल इसके पास चला जाएगा और आधा इसके पास, इसीलिए आधा लिखा हुआ है, कोई आधा पानी नहीं होता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें नमी पड़ जाए या पानी हम लोग दे दें, है ना, तो होगा क्या कि ये जो दो आधा अणु है, ये 1.5 अणु और मिला करके 1.5 अणु में और मिला करके ये बना लेता है 2 अणु, और बना लेता है CaSO4 डॉट 2H2O। अब ये है क्या? ये है जिप्सम, ये है जिप्सम, और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग क्या दिए कि यहाँ कठोर हो गया? तुम लोग को तो पता चल ही गया होगा, नमी के माध्यम से पानी दिया जा रहा है, या हम लोग जान के भी पानी देते हैं, है ना। तो यहाँ पे पानी के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है और जिप्सम बनाता है। तो देख लो, एक सवाल से हम लोग कितना सारे सवाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझो कि सिर्फ हम एक सवाल कर रहे हैं, एक सवाल से काफ़ी सारे सवाल किए जाते हैं। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेबार, सिनेबार अयस्क मतलब सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार होता है पारा का अयस्क। ठीक है, पारा मतलब कि Hg, ठीक है ना। मर्क्यूरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कौन सा अधातु, अधातु है यहाँ पे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर हमारा होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन को अगर तुम लोग देखा हो तो एकदम ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है एक बार दिखा देते हैं। आई थिंक ये ब्राउन ही होना चाहिए। ब्राउन कलर का होता है, और इससे धुआं भी उठते हुए रहता है, और इसका धुआं जो होता है वो काफ़ी जहरीला होता है ना, इसीलिए इसको डायरेक्ट हम लोग सूंघ नहीं सकते। और होता ये द्रव अवस्था में ही है, इससे फ्यूम्स यानी धुआं टाइप का कुछ निकलते रहता है। तो एकमात्र ऐसा अधातु है, ये अधातु है। अधातु हमेशा ठोस में जैसे लकड़ी या गैस में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अधातु ही है ना। लेकिन एकमात्र ऐसा अधातु है जो ब्रोमीन मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ब्रोमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है COOH क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो रहा है? COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में यही ना पढ़ते कार्यात्मक सभी समूह COOH होना चाहिए। और यहाँ अम्ल भी लिखा हुआ है ना, अम्ल है तो यानी कि H+ आयन निकलेगा। H+ आयन यहाँ से निकलता है, ये वाला है ना, ये भाग जाता है। क्या हो रहा है भाई? तो H+ आयन यहाँ से निकलता है जो कि अम्ल को अम्ल बनाता है ना। हम लोग देखिए, जब तक हम लोग अम्ल में पानी नहीं डालेंगे उससे H+ आयन नहीं निकलेगा, और वो अम्ल अम्ल तब तक नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क, वृक्क मतलब जानता ही है, किडनी, इसको किडनी बोलते हैं। ठीक है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो हम लोग 4 प्रकार के पोषण पढ़ते हैं, श्वसन पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ते हैं, और परिवहन पढ़ते हैं। तो ये किसका पार्ट है? ये इसका नहीं है, इसका नहीं है, किडनी मुख्य रूप से, मुख्य क्या यही उत्सर्जन का ही भाग पार्ट है ना। क्या होता है इसमें? वृक्क जो होते हैं वो खून को शुद्ध करने का काम करते हैं, ठीक ना। रफ डायग्राम बता दिया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पायरुवेट का विखंडन, और विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? पूछा गया। तो कोशिका है ये, है ना, कोशिका के अंदर ये केंद्रक, और ये है उसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही ग्लूकोज अंदर आता है, क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज अंदर आता है तो पहला जो चरण है वो ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव में होता क्या है कि ग्लूकोज जो है वो 2 अणु पायरुवेट, पायरुवेट में बदल जाता है। अब ये जो 2 अणु पायरुवेट है
है ना। ये जाता है, मतलब ये तो यहीं पे बदला, लेकिन ये आगे चढ़ के कहाँ जाता है, अरे यार, आगे चल के ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया। और माइटोकॉन्ड्रिया ही वह स्थान है जहाँ पे पायरुवेट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जो हम लोग को एनर्जी चाहिए एटीपी के रूप में मिलता है, वो यहीं पे उत्सर्जित होता है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि बिजली घर कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखो, अगर पूछा जाए ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में कहाँ होता है, तो हम लोग देंगे साइटोप्लाज्म, है ना, यानी कोशिका द्रव्य। लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं गया है, यहाँ पे पूछा गया पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझोगे तो कोई भी नंबर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। सॉरी, इसका नाम इसका नाम है क्लोरोफिल। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम नाम का एक तत्व जो है वो फंसा हुआ है। फंसा हुआ लग रहा है ना, चारों बगल से इसको घेर के रखा है ऐसे करके, फंसा हुआ है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है इन सभी में से, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। जिस तरह Fe3+ होता है, जिस तरह यहाँ पे मैग्नीशियम आयन अटका हुआ है, उसी तरह लाल रक्त कण में ये भी अटका हुआ होता है। तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मत्स्य देख के किसी को घबराना नहीं है, मछली ही है। मत्स्य पालन के नाम से सुना होगा ना, मत्स्य मतलब मछली वगैरह का पालन। तो समझते हैं कि इसका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। हम तीनों को बता देते हैं। जैसे जो जमीन पर रहता है उसके लिए क्या, फेफड़ा होता है, जरूरी है ना, श्वसन अंग फेफड़ा होता है। जो पानी में रहते हैं उसके लिए गिल्स यानी गलफड़ा, क्लोन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जो जमीन के अंदर रहता है बहुत सारे, जिसके शरीर के ऊपर चिपचिपे पदार्थ होते हैं, वो स्किन यानी त्वचा से भी अपना श्वसन को पूरा करते हैं। तो ये चीज को ध्यान देना, जैसे मेंढक हो गया, केचुआ हो गया, ये सब त्वचा से भी श्वसन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप में बहुत प्रकार के हार्मोन्स होती हैं, जिनमें से नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, उसके बाद होता है जिब्रेलिन के बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद होता है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, और लास्ट में होता है एब्सिसिक एसिड, है ना। एब्सिसिक एसिड होता है, यानी कि ये 5 हार्मोन्स होते हैं किसी प्लांट में, किसी पादप में। अब इनमें से कौन से है इसमें ऑप्शन, उसी के ऊपर टिक लगाएंगे, है ना। देखो इंसुलिन है क्या, बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन तो हमारे अंदर पाई जाती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी हमारे अंदर ही पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन, ये तो लड़कों के लिए हार्मोन है, लड़कियों में पाई भी नहीं जाती है। तो आंसर होगा हमारा साइटोकाइनिन। तो तुम लोग देख लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो हम बताते हैं आप लोग को, तंत्रिका तंत्र क्या मतलब, कैसे। ये है, तुम लोग को सवाल भी कभी कभी आ जाता है, क्या आ जाता है कि तंत्रिका का संरचना बनाओ, ठीक ना। तो जो सिग्नल्स आती है ना, वो कैसे ट्रांसफर करती है, सबसे पहले ये है डेंड्राइट्स। क्या है, डेंड्राइट, हिंदी में भी डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट। ये होता है सेल बॉडी या कोशिका काय, सेल बॉडी। ये है एक्सॉन, एक्सॉन है। और ये है सिनेप्टिकल एंड, तंत्रिका अंत क्या होता है इसका, न्यूरल एंड, न्यूरल एंड। तंत्रिका
अंत। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो डेंड्राइट से प्रवेश करते हैं। रास्ता भी याद कर लेना, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से न्यू मतलब क्या बोलते हैं तंत्रिका अंत। इस तरह करके पूछा जाए कि हमारी जो सूचना होती है तंत्रिका कोशिका में वो कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल भी नहीं है। बोला गया है यहाँ तक तो आ गया हमारा सूचना, तो आगे भी जाएगा, है ना। यहाँ पे दूसरा तंत्रिका कोशिकाएं इसका वेट कर रही होगी, है ना। तो ये भी, ये तो डेंड्राइट कहलाएगा ना। तो इसके बीच का जो एंड मतलब ये जगह है ना, ये जगह, इसको क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया सिनेप्सिस। क्या नाम दिया गया? सिनेप्सिस। ठीक है, हिंदी में भी सेम नाम है, तो घबराएंगे नहीं हम लोग, सिनेप्सिस। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो स्त्री केसर में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये जहाँ पे हमारा परागकण गिरता है, वर्तिकाग्र, ये लंबा वाला डंटी, वर्तिका, वर्तिका ना, हाँ। और ये जो फूला हुआ भाग है ना, ये फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं अंडाशय। तो ये होते हैं स्त्री केसर के भाग। क्या क्या नाम दिए इसका? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और यह है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ठीक ना। तो ये ही है स्त्री केसर के भाग, तुम्हारे बुक में लिखा भी होगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी नहीं होगा वो स्त्री केसर का भाग नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। चलो, तो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागकोश बिल्कुल भी नहीं है, और हमारा आंसर भी यही होगा, अंडाशय तो है ना। चलो, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, है ना। देखो, एक कोशिका होती है, उसमें होते हैं 23 जोड़े, ध्यान से समझना, जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम, है ना। अब इसको जब जनन करने का बारी आता है ना, तो ये जो 46 क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम में। अब लड़के के शरीर में ये बनता है शुक्राणु, और लड़कियों के शरीर में ये बन जाता है अंडाणु। तो ये, इसको हम लोग कोशिका मतलब नहीं बोल सकते, बढ़िया कोशिका, है ना। ये है युग्मक कहलाते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, इनको हम बोलेंगे युग्मक। क्या बोलेंगे? युग्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, युग्मक। और इन दोनों के मिलने के बाद जो चीज बनता है, एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसका हम लोग नाम देंगे युग्मनज। तो ये दोनों में तुम लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। तो भ्रूण तो इसके बाद बनता है, छोटा बच्चा को कहते हैं हम लोग, ऐसे करके तुम लोग कहीं बुक वगैरह में देखी होगी, है ना, देखा होगा। तो इस चीज को हम लोग भ्रूण कहते हैं। गुणसूत्र तो इसके अंदर होता है, ये गुणसूत्र तो कहलाता नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा युग्मक। समजातीय अंग का उदाहरण है, तो इस बात को समझो, समजातीय अंग कहते किसको है। और ये तुम्हारे बुक में बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस जब से कटा, लेकिन फिर भी दे दिया, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमारे सिलेबस में नहीं होता, तो उनके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो समजातीय अंग मतलब होता है कि जिसका क्या बोलते हैं, ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन मतलब दोनों एक जगह से जन्म लिया होगा। जैसे कि कुत्ते का आगे का हिस्सा, कुत्ते का आगे वाला हिस्सा पैर होता है ना, और हमारा भी हाथ वाला, हमारा हाथ। तो होगा क्या कि ये दोनों, जब हम लोग बंदर थे उस टाइम पे, तो उस टाइम से ही ना एक ही जगह से निकल रहा है। लेकिन आज हो गया क्या कि कुत्ता को आगे वाला जो हिस्सा होता है वो उसको दौड़ने के लिए मदद करता है, और हमें हमें क्या करने, कोई चीज़ को पकड़ने दौड़ने के लिए मदद करता है क्या? नहीं। तो ये कम से कम हमें दौड़ने के लिए तो मदद बिल्कुल भी नहीं करता। यानी कि ओरिजिन तो सेम है, यानी एक ही जगह से ये दोनों आए हुए हैं। जैसे कि कुत्ता का अग्रपाद यानी कि आगे वाला पैर, और हमारा हाथ आगे से ही आया है ना। लेकिन अलग अलग काम की वजह से इसे हम लोग बोलेंगे समजातीय, समजातीय क्या बोलेंगे?
अंग, ठीक है। उसी तरह हाथी का दांत और हमारे दांत, है ना, अलग अलग काम का होता है। और आलू और घास के ऊपरी तने, देखो आलू इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आलू जो है वो तना है, क्या है, तना। लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ के ये खाना को स्टोर करने लग गया। क्या चीज को स्टोर करने लग गया, खाना को। जबकि घास का जो ऊपरी तना है वो जनन के लिए भाग लेने लग गया। दोनों है ही तना, ये घास का ऊपरी भाग भी तना ही है, यानी कि एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग काम कर रहा है। ये जनन के लिए काम आ रहा है ना। घास को अगर उखाड़ के देखोगे तो जहां तहां से वहां पे जड़ निकल जाते हैं, तो वो जनन के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ आलू खाना स्टोर करने के लिए। तो एक ही जगह से निकले, ओरिजिन मतलब एक ही जगह से निकले, लेकिन उनका जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा। तो ऐसे ये अंग को हम लोग बोलेंगे क्या, अंग, समझातीय अंग, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें सभी के सभी समझातीय अंग का उदाहरण है, ठीक है। तो आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, मेंडल अपने प्रयोग में के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, ठीक है। ये तो जो भी आनुवांशिक पढ़ा होगा भाई, पहला चीज ही होता है कि मंडल किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो है मटर के पौधे पर, है ना। मटर का पौधा क्यों लिया था ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो 3 महीना में खत्म हो जाता है, मतलब उसका लाइफ स्पैन 3 महीना में खत्म हो जाता है। और उन्हों ये चीज बाय लक बोल सकते हैं, मतलब बाय लक ही बोलेंगे, वो बहुत लकी थे। क्योंकि मटर में ऐसा देखा गया है कि उसमें जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो मिक्स नहीं होते। जैसे हम लोग में क्या होता है, लंबा होता है और एक छोटा होता है, तो उसका बच्चा क्या होता है, बीच में रह जाता है। पर मटर में ऐसा नहीं है, एक लंबा है दूसरा छोटा है, तो या तो होगा छोटा जो प्रभावी होगा उसका होगा जाएगा, है ना, या तो होगा लंबा, है ना। तो मटर में ऐसा देखा गया था कि लक्षण जो है वो मिक्स नहीं होते। तो मटर का उन्होंने आसान था उसको उगाना, इसीलिए भी करे थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस दर्पण से आप किसी भी दर्पण से, अच्छा, किस दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाए, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा और आभासी प्रतिबिंब प्रतीत होगा, है ना। तो ऐसा किस में देखा जाता है, तो समतल दर्पण में होता क्या है, हमेशा हम लोग देखेंगे, सॉरी, समतल दर्पण में हमेशा देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब होती है और सीधा होती है। अवतल भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब भी बन जाता है। समतल और उत्तल, तो हम लोग देखेंगे उत्तल में भी कहीं पे भी रख दो, उसका छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा ही बनता है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समतल और उत्तल। यहाँ पे उत्तल और के लिखना चाहिए था, और, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से लिखते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो इसके होती है r/2 के, यानी कि आधी होती है ना, आधी। जल्दी जल्दी में दोगुना मत कर देना, तो इसका आंसर विल बी आधी, है ना। अगला प्रश्न है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करा जाता है। तो जग जाहिर है ये इस बताने वाला चीज नहीं है, उत्तल दर्पण। और क्यों होता है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह होता है, देखो परावर्तक सतह इधर रंगाई होगा उत्तल दर्पण में, परावर्तक सतह इधर हो जाएगा। तो देखो यहां से लेकर के यहाँ तक परावर्तक सतह बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका उपयोग करा जाता है ना। तो आगे देखते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। देखो सबसे पहला बात ये समझना पड़ेगा कि आंख रंगीन दिखाई क्यों देती है ना। आंख छाप दे रहे हैं हम, आंख छाप रहे हैं, तो तुम लोग देख सकते हैं बीच में पुतली को हम छापे हुए हैं। मान के चलो किसी का आंख नीला है, क्या है, नीला। तो उसका जो आंख का रंग नीला होगा वो इस भाग की वजह से दिखाई देता है ना। बाकी बीच वाला तो सबका काला ही होता है ना। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो आखिर हम लोग आंख में क्या क्या देख पाते हैं, ये जो भाग है वो कहलाता है पुतली। क्या कहलाता है, पुतली।
और पुतली क्या करती है, कितना लाइट आना चाहिए ये नियंत्रित करती है, मतलब ये आने देती है, मतलब, है ना। उसके बाद ये जो ब्लू रंग का जो दिखाए हैं, इसे कहते हैं आयरिश, आइरिस, या इसी को परितारिका, हिंदी में परितारिका कहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा, परितारिका, ठीक है, यानी कि आयरिश। एक बात को समझो तुम लोग कि आयरिश क्या है, पुतली का आकार नियंत्रित करने वाला एक मसल्स है ना, आइरिस, ठीक है। लेंस को क्या कौन नियंत्रित करता है, लेंस के आकार को, तो वहां पे हो जाएगा पश्चमाभि पेशी। तो ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है ना। मेरा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है ना। तो हम जब 10th में थे तो एक तरीका था याद करने का, निकट आओ, किसी को कहना है तुमको निकट आओ, है ना। तो निकट में जो लेंस को यूज करा जाता है वो अवतल, है ना, निकट अवतल। तो अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे हम आद कर लिए थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, मतलब अवतल लेंस, ठीक है। अगला चीज हम लोग देखते हैं, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो इसका आंसर सोना बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग चांदी देखें, बहुत जगह पे चांदी का उपयोग करा जाता है, जहाँ जहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होगा, जहाँ जहाँ बिजली घर होती है, वहाँ पे मुख्य अप्लायंसेस जो होती है, अवयव, वो चांदी से जुड़े हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि चांदी जो है वो सर्वश्रेष्ठ विद्युत का चालक होता है ना, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। तो चांदी ही हो जाएगा आंसर। जब पूछा जाए कि ऊष्मा, ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या है, तो उस टाइम पे हम जवाब देंगे तांबा, ठीक है। तांबा को माना जाता है बहुत अच्छा विद्युत का चालक, ठीक है। अगला है विभवांतर, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है विभवांतर। मान के चलो बैटरी लगा हुआ है, एक परिपथ है, यहाँ पे बल्ब है, तो इनके इसके बीच कितना बिजली, मतलब कितना विभवांतर होगा, इसको मापने के लिए एक यंत्र लगाया जाता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। और यही भी इसका होगा आंसर, है ना। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करा जाता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा चीज हो जो समझ में ना आएगा, उसे हम लोग पूछेंगे अपने कमेंट सेक्शन से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय, एक चीज ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वेबर भी होता है और टेस्ला भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक ये बिल्कुल ये नहीं है, ये छोटा यूनिट होता है ना, छोटा यूनिट होता है। मीटर और किलोमीटर में फर्क होता है ना, उसी तरह मीटर जिस तरह होता है छोटा, उसी प्रकार से वेबर छोटा है। टेस्ला एसआई यूनिट है, इसी को स्टैंडर्ड माना जाता है ना। ये तो बिल्कुल ये चार्ज जो, मतलब फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक है। जिस तरह आवेश को बोलेगा तुम कूलम से दर्शाते हैं, है ना, कूलम से, है ना। लेकिन इसके बीच रिलेशन होता है, बता दें हम, अ, एक फैराडे बराबर होता है 96,400 कूलम, यानी कि एक फैराड इतना बड़ा सा नंबर है ना। और ओम तो सब जानते ही है, इसको हम लोग प्रतिरोधकता के लिए उपयोग करा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कोई भी गैस भरी जाए, चाहे वो नियॉन हो, हीलियम हो, हीलियम हीलियम है ना, हीलियम हो, आर्गन हो, या फिर नाइट्रोजन हो, इनमें कॉमन बात है कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। ये नाइट्रोजन जो है वो कभी कभार अभिक्रिया करते हैं जब इसको खूब अधिक अच्छा परिस्थिति दिया जाता है तो, लेकिन ये सब अभिक्रिया नहीं करते। तो इनका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये नेचर में यानी प्राकृतिक में आसानी से मिलती नहीं है। आसानी से मिलने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो कि निष्क्रिय होती है, और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसे भी नवीनीकृत करा जा सकता है। पवन ऊर्जा भी, कोयला एक बार जल गया तो जल गया। जल ऊर्जा को भी नवीनीकृत करा जा सकता है, यानी कि कोयला होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन अपघटनीय
यानी जैव अपघटनीय पदार्थ है। लकड़ी है, कागज है, चमड़ा है, प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट होने में मिस्टेक हुआ होगा, नहीं होना चाहिए, है ना। निम्न में से कौन सा अपघटनीय पदार्थ नहीं है? ठीक है, तो तब इसका आंसर प्लास्टिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि लकड़ी तो महीना 2 महीना में खत्म हो जाता है, कागज भी खत्म हो जाता है, चमड़ा भी खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया लोग इसको भी खा जाता है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता फूड चेन के बारे में पढ़े होंगे, है ना। सूर्य की किरणें होती है, इसको प्लांट लेता है ना, प्लांट लेता है, खाना बनाता है, और इसको चरती है हिरन। तो प्राथमिक जो चरण होगा, प्रथम चरण जिसको उत्पादक बोलते हैं, वो सारे हरे पौधे आ जाएंगे, है ना। लेकिन ये उपभोक्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, यूज करने वाला। तो प्रथम जो उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी होंगे, है ना। तो यहाँ पे हिरन विल बी हमारा प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, तो हिरन हो जाएगा, शाकाहारी शेर तो होगा नहीं, मनुष्य भी नहीं होगा। किसी भी फूड चेन का आखिरी मतलब आहार जाल का आखिरी जो सदस्य होता है वो मनुष्य ही होता है ना। मनुष्य मनुष्य 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, हमारा आंसर होगा हिरन। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, है ना। बढ़िया पढ़ते रहिए और अच्छा करिए अपने एग्ज़ाम में। लव फ्रॉम गुरुमंत्रा, है ना। अगर ये मेहनत आपको अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है।